हैं और उस झूठ का खुलासा या वो झूठ नंगा वहां हो जाता है जब योगी जी एड देते हैं। आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में जी। तो फ्लाईओवर जो उठा के लाते हैं और बिल्डिंग उठा के लाते हैं वो कलकत्ता से उठा के लाते हैं। लाते नहीं लाते एक अमेरिका की फैक्ट्री लेके आते हैं और वो अमेरिका की वो फैक्ट्री है जो 2016 में कई न्यूज मैगजीन में वो छप चुकी है, कई मैगजीन में छप चुकी है। तो आपको विकास के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है, अमेरिका जाना पड़ता है। भाई तुम जो कह रहे हो कि तुमने जो है इन्हीं 4 सालों में 5 वो बनवाए एक्सप्रेसवे, तो वहां का एक फोटो लेती है कि 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जी, सिर्फ इतना ही ऐड जी। मैं बार बार ये सवाल कहता हूं आपके माध्यम से कहता हूं, 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी क्या दी है या ले ली है उनकी नौकरी? तो मैं तो यही कहूंगा कि ले लिए। उसने सरकार ने ये तो लिखा नहीं है कि दी है जी। 4 लाख नौकरी का पोस्टर बस इतना ही है, 4 लाख सरकारी नौकरी। अब दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर लगभग 10.5 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को चलते हुए हो गया है और लगातार जो है बार बार अलग अलग तरीके से, कभी चक्का जाम, और आज 27 तारीख यानी कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। शुक्रिया। आज भारत बंद का ऐलान किया गया, क्या लग रहा है कि सरकार पर कुछ फर्क पड़ रहा है इसका? निश्चित रूप से सरकार पे कुछ नहीं है, सरकार पे बहुत फर्क पड़ रहा है। अच्छा, धीरे धीरे आंदोलन कितना व्यापक हो चुका है। आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे आज की जो न्यूज आप देख रहे हैं, जो अभी तक भी आ रहे हैं और जो शाम तक आएंगे, उसमें देखेंगे कि ये आज का भारत बंद पहले सब बंदों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सफल है और कहीं बड़े व्यापक पैमाने पर है। जैसे आप तमिलनाडु से भी खबर आ रही है, आप कर्नाटक से भी खबर आ रही हैं, केरला से भी आ रहे हैं, पंजाब और राजस्थान और ये जो आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सारे राज्यों से लगातार खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक हो चुका है और ये तभी वहां सफल हो पा रहा है, तभी वहां बंद हो पा रहा है जब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किसान कानून लाके सरकार ने किस तरह से देश को तबाह करने का काम किया। तो लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, किसान और मजदूर समझ रहे हैं कि ये सब कुछ देश को तबाह करने का काम है। इसलिए ये संदेश जो पहुंचाना चाह रहे हैं किसान नेता, जो पहुंचाना चाह रहे हैं, आंदोलन से जो पहुंचाना चाह रहे हैं, इस भारत बंद के माध्यम से, इसी तरह की गतिविधियों के माध्यम से वो लोगों तक लगातार पहुंच रहा है। जी। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के एडवर्टाइजमेंट की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तमाम मेट्रो पर आपने उनका ऐड देखा होगा, इतने बड़े बड़े दावा कर रहे हैं और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान 10.5 महीने से सड़कों पर बैठा है कि हमने रोजगार दे दिए, हमने 4 लाख नौकरियां दे दी। कहाँ है आखिर वो सारी बात? देखिए उनका जो दावा है जी, वो इसी बात से खारिज हो जाता है कि अगर आप 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में आके बात भी नहीं करते हो जी, और किसान आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका बहुत मोटा सा एक जो अभी लेटेस्ट पैमाना है वो मैं आपको बता दूं, जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत हुई, मैं समझता हूँ सारे महापंचायत ने उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अभी आप देखें उसके बाद अभी पीलीभीत में भी हुई है, इसी हफ्ते हुई है। तो उनकी ये जो सारी इसमें जो लोग लगातार आ रहे हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, जो इसमें युवा भी हैं और मजदूर, मतलब हर तरह के, हर जाति धर्म के जो लोग भाग ले रहे हैं, वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि सरकार के सभी दावे झूठे हैं। सरकार कहती है कि 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी सिर्फ इतना ही ऐड जी। मैं बार बार ये सवाल कहता हूं, आपके माध्यम से कहता हूं, 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी क्या दी है या ले ली है उनकी नौकरी? तो मैं तो यही कहूंगा कि ले लिए। उसने सरकार ने ये तो लिखा नहीं है कि दी है। 4 लाख नौकरी का पोस्टर बस इतना ही है, 4 लाख सरकारी नौकरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं ये आपसे बात कहूंगा कि आपने 4 लाख सरकारी नौकरी दी, तो ये भी बता दो ना किस विभाग में कितनी दी? आपने शिक्षा विभाग में कितनी दी? आपने जो कृषि विभाग में कितनी दी? आपने पुलिस विभाग में कितनी दी? आपने जो हायर एजुकेशन है उसमें कितनी दी? कहां कहां दी आपने? ये तो बताओगे ना आप, लेकिन वो आप बता नहीं रहे। मैं समझता हूँ पटवारियों का भी आंदोलन लगातार चलता रहा था, उनकी भी कुछ ही पोस्ट थी, वो भी नहीं भर्ती की गई और लोगों की लगातार नौकरियां निकल रही हैं। 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल हो गए इम्तिहान दिए हुए, उनका जो है वो नहीं निकल रहा, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा। इको गार्डन लखनऊ में आंदोलन चल रहा है विद्यार्थियों का, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर आप सबको दे ही रहे हो तो ये सब क्यों आंदोलन कर रहे हैं? अगर सारी नौकरियां मिल गई हैं तो फिर 2018 के जो मेडिकल फिटेड बच्चे हैं वो लाठियां खा रहे हैं, वो लाठी क्यों खा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, लगातार उन पर लाठी बरस। दूसरा, इसके अलावा आप देखिए
वो कहते हैं कि हमने जो है 3.5 करोड़ रोजगार दिए हैं। किस में दिए हैं? तो एक उदाहरण वो बताते हैं कि जो 50 लाख MSME हैं, उसमें हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए हैं। और MSME की हालत ये है कि मई 2020 में जब कोरोना चल रहा था और मोदी ने जो झुंझुना पकड़ा है 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया, जिसमें 1.25 लाख करोड़ भी मुश्किल से नहीं था, उस पैकेज के अंतर्गत 3 लाख करोड़ का लोन की सुविधाएं जो MSME को दिलाने की बात की गई थी। और उस समय का आंकड़ा यह था कि 90% MSME की जो इकाइयां हैं वो तबाह हो चुकी हैं, वो बच नहीं पाएंगे अगर सरकार उनको सीधे सीधे सपोर्ट नहीं करेगी। मात्र 10% जो MSME की इकाई थी वो किसी तरह से अपने आप को सरवाइव करने में, बचाने में सफल हो पाए। तो आपने कहां से दे दिया भाई? जो उत्तर प्रदेश में 50 लाख MSME की बात कर रहे हो, उनमें कहां से आपने 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए? तो सारे दावे झूठे हैं। और उस झूठ का खुलासा या वो झूठ नंगा वहां हो जाता है जब योगी जी एड देते हैं। आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में, तो फ्लाईओवर जो उठा के लाते हैं और बिल्डिंग उठा के लाते हैं, वो कलकत्ता से उठा के लाते हैं। लाते नहीं लाते? एक अमेरिका की फैक्ट्री लेके आते हैं। और वो अमेरिका की वो फैक्ट्री है जो 2016 में कई न्यूज मैगजीन में वो छप चुकी है, कई मैगजीन में छप चुकी है। तो आपको विकास के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है, अमेरिका जाना पड़ता है। भाई तुम जो कह रहे हो कि तुमने जो है इन्हीं 4 सालों में 5 वो बनवाए हैं एक्सप्रेसवे, तो वहां का एक फोटो ले आओ ना भाई। आपने बनवाए हैं तो ले आओ, वो तो तुम्हारे ही है, नहीं है तुम्हारे पास। ये बात ये सिद्ध कर देती है कि सारे के सारे दावे खोखले हैं। और ये क्या है कि आप सप्लीमेंट्री बजट लाते हैं विधानसभा में और 500 करोड़ उसमें केवल सूचना विभाग के लिए, यानी कि जो आपका प्रचार प्रसार है वो हर मीडिया को जो दिए गए हैं पैसे, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उस पैसे के दम पे आप प्रचार करें। विज्ञापन की सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर विज्ञापन की सरकार नहीं है और आपने काम किए तो आपका काम बोलेगा ना अपने आप, उसमें किसी को क्या कहने की जरूरत है। ये है हकीकत। 22 जनवरी के बाद जो बातचीत का सिलसिला बंद हुआ, उसके बाद से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है एडवोकेट साहब। ये सरकार की हठधर्मिता है, ये सरकार की हठधर्मिता है। हम तो बैठे हैं, मोदी जी आते हैं, जाने किस किस से बात करते हैं। मोदी जी का ये रहा जहाँ रह रहे हैं वहां से यहाँ कहीं बहुत ज्यादा दूर है, आ नहीं सकते। तो आखिर किसान क्यों नहीं चला जाता? नहीं, क्यों? किसान कहाँ जाएगा? किस जगह जाएगा किसान? आप बताओ ना, किसान किस जगह जाएगा? कहीं जाने दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को? किसानों की तो गाड़ियां भी चेक की जाती हैं, झंडा लगा के चले जाओ, दिल्ली में रोक रोक के गाड़ियां जो चेक की जाती हैं। किसान कहाँ जाएगा? और किसान आपके पास चला गया 11 बार। आप आओ ना एक बार, आप बात करो उनसे, आप किसानों से बात करो कि भैया हम आपके पास आ रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत है आपकी, हम कैसे करें, कैसे मदद की जाए। नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब केवल दिखावा है, विज्ञापन की सरकार है और कुछ नहीं है। सरकार मंत्री जी तो कह रहे हैं कि आए बात करें, किसान आंदोलन छोड़े। नहीं, हम क्यों जाएं? हम तो बैठे हैं, आ जाओ ना बात। आपको बात करनी है, आप आ जाओ। हम क्यों जाएं? कहाँ जाएं? वही बात मैं बता रहा हूँ कि किसान अगर कहीं जाते हैं, उनकी गाड़ियां चेक की जाती हैं, झंडा लगी कोई गाड़ी निकल जाए वो सब चेक की जाती है। तो हम कहाँ जाएं भाई? हम तो बैठे ना, आप आ जाओ। आप भेजो, वास्तविक रूप से आप बुलावा भेजो, 2 निमंत्रण, कहो भी वहां इतने बजे मिलेंगे, हम आएंगे। हमें क्या दिक्कत है? बात करने में क्या दिक्कत है? आपको नहीं लगता कि 10 महीने किसान बैठा हो, सरकार अपने चुनाव में बिजी होने जा रही है? आपको नहीं, हमें मालूम है, लगता नहीं है, हमें लगता नहीं है सरकार अपने चुनाव में बिजी है, हमें सब मालूम है। और इस बार चुनाव में ही उसको उसकी औकात दिखाएंगे हम, केवल चुनाव में। उसे यही भाषा समझ में आती है राजनीति की, वोट की भाषा समझ में आती है, तो उससे वोट की ही भाषा समझाएंगे और चुनाव में ही समझाएंगे। जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनावों से, पंजाब और उत्तराखंड के जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसी से करेंगे हम। अगर सर वोट से समझ में आती तो बंगाल में समझ में आ जाती है। बिल्कुल, उसकी समझ में आ रही है, आ जाएगी समझ में। उसकी समझ में वोट ही आती है, उसके समझ में राजनीति आती है, तो इसी से समझ में आएगी और ये समझा देंगे। और इसका ऐलान किसान कर चुके हैं कि वोट की चोट से ही सरकार को इस बार अब समझाएंगे। वो तो कह रहा 350 सीटें लेकर आएगा हम यहाँ पे, जी सरकार बना रहे हैं। कौन? योगी जी। योगी 300 पार। भाई मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, अगर ईवीएम में बेईमानी वो करें तो ही सरकार बना सकते हैं, अन्यथा लिख लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 20% से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में और पंजाब में तो इतने भी नहीं मिलेंगे।
उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पा नहीं सकेगी। 20% से ज्यादा वोट नहीं पा सकेगी। ईवीएम से सरकार बना सकते हो तो ईवीएम का विरोध क्यों नहीं होता? एक सेकंड, बंगाल में फिर कैसे जीत गई ममता बनर्जी इतनी बहुमत? कौन बंगाल में? ईवीएम में अगर हेराफेरी होता नहीं तो उन्होंने नहीं की होगी, क्योंकि मैं ये मानता हूं मैक्सिमम जो हेरा फेरी ये करते हैं ईवीएम में, ये करते हैं लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि केंद्र इनके हाथ में रहे, सारी ताकत वही है। केंद्र के हाथ में ताकत थी तभी तो इन्होंने ये कानून बना लिया राज्य का अधिकार छीन के। अगर ये किसी राज्य में ही होते, केंद्र में नहीं होते, तो क्या इनकी हिम्मत थी कि राज्यों का अधिकार छीन के ये कानून बना लेते? नहीं बनाते ना। तो इनका फोकस रहता है केंद्र में, लेकिन राज्यों में भी वहां पर जहां इनके राज्य वाकई में इनकी इज्जत दांव पे, जैसे उत्तर प्रदेश से ही कहते हैं कि भाई दिल्ली का रास्ता वहीं से होके जाता है, लखनऊ से होके जाता है, तो बहुत संभावना है कि उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो। दूसरा, इसके अलावा इनके लिए, क्योंकि मोदी जी का गृह राज्य है पश्चिम, वो जो है आपका गुजरात, तो वहां पर भाई गृह राज्य में अगर प्रधानमंत्री हार जाएगा तो उसकी इज्जत क्या रह जाएगी? ये वहां होती है। और इसीलिए भी होती है कि ईवीएम पे जो सवाल खड़े कर रहे हैं हम लोग, लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, वो सवाल ना खड़े हों और लोग ही इस बात को कहने लगे कि साहब ईवीएम, जैसे आपने कहा अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो पश्चिम बंगाल में कैसे हार गए। ये सरकार की नीति है, आरएसएस की, बीजेपी की नीति है। हम जानते हैं, आप कितना जानते हैं आप जाने। लेकिन अगर ईवीएम से वो जीतती है केंद्र का चुनाव तो आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम तो यही कर रहे हैं ना कि लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ईवीएम, और ईवीएम जब तक रहेगी तब तक आप मोदी सरकार को नहीं हटा पाएंगे। इसलिए मोदी सरकार को हटाने से पहले ईवीएम को हटाना जरूरी है। इसी के लिए हम लगातार हमने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया हुआ है कि लोग उसमें सिग्नेचर करके दें, ताकि हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अगर 9 करोड़ लोग सिग्नेचर करके दे देते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रख के ईवीएम को हटाने के लिए प्रयास करें। किसान तो कह रहे वैसे ही पलट देंगे बिना ईवीएम के सरकार को। नहीं, उनका कहना अपनी जगह सही है, वो जानते हैं कि पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके साथ में खड़ा है, लेकिन जो टेक्निकल चीज है हमें उसको भी समझना बहुत जरूरी है। वो अगर आड़े आ गया तो हमारी सारी ताकत जाए चली जाएगी। अगर आप देखें 2019 के चुनाव में बीजेपी की ऐसी कोई लहर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जीती। वो जीती इसलिए क्योंकि ईवीएम में धांधली करी। और क्या आप जानते नहीं धांधली का कितना बड़ा सबूत है? 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उनसे 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज्यादा निकली, और इलेक्शन कमीशन आरटीआई के बावजूद भी आज तक उसका जवाब नहीं दे सका। तो आपको नजर नहीं आती बेईमानी क्या है? पर इलेक्शन आयोग को तो नजर नहीं आती ना, वो तो यही कहेगा अगर उसने एक पर्टिकुलर व्यक्ति या सरकार की गुलामी करना जो तय कर लिया है तो वो तो उन्हीं की भाषा बोलेगा। बात जनता की है, सोचना जनता को है। इलेक्शन कमीशन का नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है जनता का, नुकसान होता है देश का। तो देश की जनता को सोचना है कि हमें ईवीएम को खत्म करवाना है। जनता सोच रही है, प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं लोग विरोध कर रहे हैं, बस और कौन कर रहा है? ये आपका कहना 2-4 नहीं है, आप वो सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। और मुझे छोड़ दीजिए, पूरे देश में आप जो है एक वो करवा लीजिए, रेफरेंडम करवा लीजिए, जन्म संग्रह करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगी आज की तारीख में कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 30 से 40% लोग ईवीएम के विरोध में। बीजेपी के सांसद को जिस तरीके से मारा गया था प्रतापगढ़ में, सही समझते हो? नहीं, मुझे नहीं पता कि किसको मारा गया, कहाँ मारा गया, मैंने वो देखा नहीं है। आप दिखा देंगे, बता देंगे तो उसके बाद ही, और वो जानने के नहीं, वो चीज जानने के बाद ही मैं बताऊंगा। और भैया अगर कोई काम ऐसे करेगा या उनकी पार्टी ऐसे काम करेगी तो देखिए जनता में गुस्सा है, और गुस्सा भी जनता का जायज है, क्योंकि इतने कष्ट जनता ने झेले हैं, इतने दुख जनता ने उठाए हैं और अभी भी उठा रही है। बीजेपी के राज में अगर कोई अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्या किया जा सकता है? मोदी जी का स्वागत हो रहा, आप बोले दिल्ली में किस तरह स्वागत किया? कहाँ हो रहा मोदी जी का स्वागत? अरे अपने आदमियों को बुला के तुम कितनी माला पहन लो, कितने झंडे गड़वा लो, कितने जो नारे लगवा लो, इससे क्या फर्क पड़ता? स्वागत तो वहां हुआ ना जहाँ गाली पड़ी। अमेरिका की वो रिपोर्ट देखी है, वो वीडियो देखी है कि जिस उसमें ऑडिटोरियम में मोदी जी गए, वहां मोदी जी को गाली दे रही। मैं गाली दे भी नहीं सकता यहाँ, जो गाली दी गई है सुन लेना उस पर। तो जब इतने 2-4 नहीं है, वो बहुत लोग हैं, और वो तो तब है कि जब वो जाने नहीं दिए जा रहे हैं। और व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया लोगों ने, खूब कस के विरोध किया। वो विरोध नजर नहीं आता आपको, मीडिया नहीं दिखाता। ये आप कुछ तारीफ भी तो हुई होगी। नहीं, ये आपका कहना है। अगर तारीफ होती ना तो कमला हैरिस जो वहां की उपराष्ट्रपति हैं उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि दुनिया में आज लोकतंत्र खतरे में है, और हम सहयोगी राष्ट्रों और दुनिया के राष्ट्रों की ये जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाएं,
ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। ये नहीं कहना ये पड़ता। बात समझे होंगे। नहीं, मैं नहीं जानता, अगर समझते तो ये हाल नहीं होता। मोदी जी कह क्या कि मैं लोकतंत्र के मंदिर से आया हूँ, क्या है? लोकतंत्र के मंदिर से आया हूँ। लोकतंत्र के मंदिर से। वो ऐसे ही करते हैं, जिस जगह जाते हैं उसी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन सर वो लोकतंत्र के माध्यम से जीत के आए हैं, लेकिन लोकतंत्र को ही वो तहस नहस कर रहे हैं, खत्म कर रहे सर, हैं। यही है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो कहते हैं उसके उलट काम करते सर हैं। दौरा तो प्रधानमंत्री जी का, पर एक रिपोर्टर ज्यादा वायरल हो रही है उस दौरे से भी ज्यादा। मुझे नहीं पता कौन रिपोर्टर है, क्या है, आपको ज्यादा पता होगी, क्यों आप उस क्षेत्र के हो। मुझे नहीं पता कौन है। अंजनाम कश्यप होगा, कोई होगा, मुझे नहीं मालूम है उसके विषय में क्या है क्या नहीं। और भैया ऐसे तो बहुत हैं, वहाँ भी एक गए थे, क्या नाम है वो, जी न्यूज की थी, कौन की थी वो। आज बच कैसे रहे वकील साहब? आप तो बड़ा कड़ा जवाब देते हैं, आज बच कैसे रहे सब? आपको मैं जवाब नहीं दे रहा अभी, आपको जवाब नहीं दे रहा अभी, मेरा जवाब नहीं नजर आ रहा आपको। नहीं, आप तो बड़ा नहीं, जो चीज मैंने देखी नहीं, जो चीज मैंने देखी नहीं, जिस चीज के विषय में मैं अभी मालूम नहीं है, उसके विषय में जवाब देना क्या ठीक है? हाँ, मालूम हो जाएगी। हाँ यार, सोशल मीडिया पे मेरे पास और भी बहुत काम है, वकालत भी है, ये भी आंदोलन है, और भी समाज के काम है, तो कई बार नहीं देख पाते हैं। और फिर मोदी जी को देखना क्या है, उनसे तो वैसे ही जो है ना, मतलब मोदी जी के विरोधी हैं, नजर रखनी चाहिए ना ऐसी चीजों पे। भाई मैं तो मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी हूँ मोदी जी के कर्मों का, मोदी जी की नीतियों का, भाजपा की नीतियों का। अगर ये मोदी विरोध समझते हो तो यही सही, अगर आपको यही समझ में आता है, लोगों को यही समझ में आता है कि मोदी विरोध, तो भाई ऐसे ही सही, यही समझ लो कि मैं मोदी विरोध। प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखने जाते हैं अमेरिका से आने के बाद। किसान यहाँ एक साल होने वाले हैं, आज भारत बंद के हवाले नहीं है मिलने आप लोग। उन्हें किसानों की परवाह नहीं, मैं बार बार कह चुका हूँ। मोदी जी को इस देश के किसानों की, इस देश के मजदूरों की, इस देश के आम आदमी की, इन्हें उन्हीं ईंट पत्थरों की है। पता नहीं उसी में अपनी समाधि बनवाने का क्या विचार कर रहे हैं, क्या वो जो बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा, सिर्फ उसी की उन्हें वो है, और कुछ नहीं है उन्हें।